हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फर्स्ट क्लास ऑफ चैप्टर नंबर 9। आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ये चैप्टर फिजिक्स का सेकंड चैप्टर है। इससे पहले आपने मोशन वाला चैप्टर किया था, ठीक है। और जो बच्चे नए आए हैं जिन्होंने मोशन वाला चैप्टर नहीं किया, वो मोशन चैप्टर की वीडियो देख लें। जो डाउट है वो डाउट मुझसे पूछ लें, क्योंकि इस चैप्टर में मोशन वाले चैप्टर का भी लिंक है, ठीक है। उसके कुछ टॉपिक जो है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर में भी आएंगे, ठीक है। तो अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। सबसे पहली डेफिनेशन जो आती है, व्हाट इज फोर्स। फोर्स क्या है? फोर्स इज ए पुश और पुल। पुश का मतलब धक्का देना, ये पुश है। पुल का मतलब खींचना, ठीक है। फोर्स इज ए पुश और पुल विच चेंजेस द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक, आप सिर्फ यही लिखेंगे, फोर्स जो है इट इज ए पुश और पुल, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे? फोर्स कहेंगे। जरूरी नहीं है कि हमारे फोर्स लगाने के बाद ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो जाए, ठीक है। जैसे एक पत्थर है, ठीक है, 100 किलो का, आप उसको पुश कर रहे हैं, आप फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि फोर्स लगाने के बाद वो पत्थर मूव हो जाए, ठीक है। तो फोर्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज करने की कोशिश करता है। जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाए। अगर वही पत्थर 2 किलो का होता तो आपके फोर्स लगाने के बाद वो पत्थर मूव हो जाता, ठीक है। तो पहली जो हमारी डेफिनेशन आई वो है फोर्स की। फोर्स इज ए पुश और पुल। दूसरा जो क्वेश्चन हमारे सामने आता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स के क्या क्या इफेक्ट है? हम किसी चीज के ऊपर फोर्स लगाएं तो क्या क्या इफेक्ट होगा? सबसे पहले ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो जाएगी। पोजीशन चेंज का मतलब, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, रुका हुआ है, हमारे फोर्स लगाने के बाद वो मूव कर जाएगा। अगर मूव कर रहा है तो वो हमारे फोर्स लगाने के बाद रेस्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो पहला इफेक्ट क्या हुआ फोर्स का? इट चेंजेस द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दूसरा, इट चेंजेस द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक टमाटर है, ठीक है, आपने अपनी हथेली का फोर्स, हाथ का फोर्स उसके ऊपर लगाया, शेप उसकी चेंज हो गई, ठीक है। मतलब फोर्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकता है। फोर्स कैन चेंज द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साइज को भी चेंज कर सकता है। जैसे रबर बैंड है, फोर्स लगाया, ठीक है, उसका साइज चेंज हो गया, ठीक है। लोहे की रोड है, हमने गर्म किया, गर्म करने के बाद उसको बीट किया, ठीक है, बीट करने के बाद उसकी शेप, साइज चेंज हो गई। मतलब फोर्स लगाने के बाद ऑब्जेक्ट की शेप, साइज, पोजीशन, स्टेट, ये सब चीजें चेंज हो जाती हैं। ये सारी बातें जो है वो फोर्स के बारे में थी। दो टाइप के फोर्सेस हैं, एक है बैलेंस्ड फोर्स और दूसरा है अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। इसको हम एग्जांपल से लेते हैं। एग्जांपल है टग ऑफ वार, रस्सा कशी जो होती है, इसमें रस्से को जो है 2 टीमें खींचती है, ठीक है। टीम ए इस तरफ, टीम बी दूसरी तरफ। दोनों जो है अपनी अपनी तरफ रस्से को खींच रहे हैं बराबर ताकत से। रिजल्ट ये हो रहा है कि रस्सा जो है वो किसी भी साइड मूव नहीं हो रहा। ऐसे फोर्सेस को हम क्या कहेंगे? बैलेंस्ड फोर्सेस। 2 or more forces are said to be balanced if they are equal and opposite. Opposite वर्ड ध्यान रखना। टीम ए जो है रस्से को एक तरफ खींच रही है, टीम बी दूसरी तरफ खींच रही है। दोनों फोर्सेस अपोजिट हैं, इक्वल हैं, इसीलिए जो है वो रोप मूव नहीं हो रही, ठीक है। तो ये जो है एक तरह से एग्जांपल है बैलेंस्ड फोर्सेस का। फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं डेफिनेशन को। मैं चाहता हूं डेफिनेशन आप सिर्फ सुनकर याद कर लें, ठीक है। व्हाट आर बैलेंस्ड फोर्सेस? 2 or more forces are said to be balanced if they are equal and opposite, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, बैलेंस्ड फोर्सेस की वजह से ऑब्जेक्ट की स्टेट में कोई चेंज नहीं आता, उसके पोजीशन में कोई चेंज नहीं आता। अगर फोर्सेस बैलेंस्ड हैं तो जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में थी वो रेस्ट में ही रहेगी और जो मोशन में थी वो मोशन में ही रहेगी, ठीक है। इसको ऐसे समझ लीजिए कि जो स्पेस क्राफ्ट है, ठीक है, हमने अर्थ से भेजे ऊपर जाते गए, स्पेस में पहुंच गए, ठीक है। जब वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में थे तब उनका फ्यूल खर्च होता है, लेकिन जैसे अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकले
मतलब स्पेस में गए। स्पेस उस जगह को कहते हैं जहां पे अर्थ की ग्रेविटी नहीं है। जैसे ही वो स्पेस में जाते हैं रॉकेट वगैरह, वो अपने इंजन को ऑफ कर देते हैं और अब वो लगातार चलते ही रहेंगे। ठीक है, अब उनका फ्यूल खर्च नहीं होगा, एक बार चले वो चलते ही जा रहे हैं लगातार, क्योंकि उनको अपोजिट साइड में खींचने वाला कोई फोर्स नहीं है। जब तक वो अर्थ के ऊपर थे, अर्थ की ग्रेविटी उन्हें नीचे खींच रही थी, रॉकेट ऊपर जाना चाह रहा था, इसलिए इंजन काम कर रहे थे, इंजन अपना फोर्स लगा रहे थे। लेकिन जैसे ही वो कहाँ गए, स्पेस में गए, वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है और इंजन को ऑफ कर दिया जाता है और लगातार जो है वो काफी दिनों तक जो है लगातार चलते रहते हैं। तो ये एक तरह से एग्जांपल है बैलेंस्ड फोर्सेस का। अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या डेफिनेशन होगी? टू और मोर फोर्सेस आर सेड टू बी अनबैलेंस्ड इफ दे आर नॉट इक्वल एंड अपोजिट। अगर वो इक्वल एंड अपोजिट नहीं है तो हम उनको क्या कहेंगे? अनबैलेंस्ड कहेंगे। ओके, क्लियर? अब इन चीजों को हम बोर्ड के ऊपर स्टडी करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन फोर्स। अब ये डेफिनेशन वगैरह आपको जो है बिल्कुल साथ साथ लर्न करनी है, सिर्फ सुनकर और देखकर। फोर्स क्या है? इट इज द पुश और पुल अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये डेफिनेशन है, मेरे ख्याल से आपको साथ साथ बिल्कुल लर्न हो गई होगी। नेक्स्ट जो टॉपिक है, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स के इफेक्ट क्या क्या है? पहला इफेक्ट, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर देता है, द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब रेस्ट वाली चीज किस में आ जाएगी? मोशन में। मोशन वाली चीज किस में आ जाएगी? रेस्ट में। ठीक है, ये पहला इफेक्ट है फोर्स का। दूसरा, इट कैन चेंज शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकता है। फोर्स लगाने के बाद ऑब्जेक्ट की शेप चेंज हो जाएगी। इट कैन चेंज साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की साइज को चेंज कर सकता है। और फोर्थ जो है, इट कैन चेंज स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ये आ सकते हैं। इट कैन चेंज स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है बैलेंस्ड फोर्सेस। बैलेंस्ड फोर्सेस क्या डेफिनेशन होगी? टू और मोर फोर्सेस, दो या दो से ज्यादा फोर्सेस आर सेड टू बी बैलेंस्ड। उनको हम बैलेंस कब कहेंगे? इफ दे आर इक्वल एंड अपोजिट। अगर वो इक्वल एंड अपोजिट है। और खास बात क्या है? ड्यू टू balanced forces the position of object does not get changed. Does not get changed. एग्जाम्पल हमने क्या लिया? ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके ऊपर चार फोर्सेस लग रहे हैं। ये F1, ये F2, ये F3, सभी इसको इस तरफ खींच रहे हैं। ये F4, चार फोर्सेस हैं, चारों फोर्सेस इक्वल हैं। F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F3 इज इक्वल टू F4। चारों फोर्सेस इक्वल हैं, अपोजिट हैं बिल्कुल, ठीक है। तो ये तो जो है, जो इनका नेट रिजल्टेंट फोर्स है वो 0 होगा और इसका इफेक्ट क्या होगा? ऑब्जेक्ट किसी भी साइड नहीं मूव करेगा। यही मैंने देखा है कि बैलेंस्ड फोर्सेस का इफेक्ट क्या होता है? द पोजीशन डज नॉट गेट चेंज। पोजीशन चेंज नहीं होती।
अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। और अनबैलेंस्ड फोर्सेस, टू और मोर फोर्सेस आर said to be unbalanced if they are not equal and opposite। अगर वो इक्वल एंड अपोजिट नहीं है तो उनको हम क्या कहेंगे, अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ड्यू टू अनबैलेंस्ड फोर्सेस the position of object gets changed। ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो जाएगी। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो मोशन में आ जाएगा, मोशन में है तो रेस्ट में आ जाएगा। एग्जांपल ले लेते हैं, कोई ऑब्जेक्ट है, दो फोर्सेस लग रहे हैं उसके ऊपर, F1 एंड F2। ठीक है, दो टीम है, रस्से को खींच रही है, एक इस तरफ एक इस तरफ। मान लो F1 बड़ा है F2 से, ये वाला फोर्स बड़ा है। रिजल्ट क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरफ F1 की तरफ खींच जाएगा, उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो ये है अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ठीक है, तो ये तीन डेफिनेशन आपने पढ़ी, फोर्स, बैलेंस्ड फोर्सेस एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। एक साइंटिस्ट थे और उनका नाम था आइजैक न्यूटन, इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे, और उन्होंने अपने 3 लॉ दिए जिनको हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जो पहला लॉ है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, उसमें क्या कहा गया, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन will remain in motion in same direction unless and until some external force is applied on it। ठीक है, काफी टफ सा लग रहा होगा आपको, लेकिन इसको हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में एक तरह से समझते हैं। क्या कहा उन्होंने, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा। ठीक है, कोई रजिस्टर यहाँ रखा हुआ है टेबल के ऊपर, कोई बॉल पड़ी हुई है, वो पड़ी ही रहेगी कि कब तक, जब तक कि कोई उसके ऊपर फोर्स ना लगाए। वो रेस्ट में है, वो रेस्ट में ही रहेगी। ठीक है, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर ना लगे। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, अगर वो रेस्ट में है देन इट विल रिमेन एट रेस्ट, वो रेस्ट में ही रहेगी। ठीक है, इसी तरह से इसमें और आगे क्या कहा गया, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल रिमेन इन मोशन इन सेम डायरेक्शन। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो मूव ही करता रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको ना रोके। मतलब क्या है, एक बॉल है, उसको हमने फेंका, ठीक है, वो लगातार चलती ही जाएगी जब तक कि कोई फोर्स लगाकर उसे रोका ना जाए। ठीक है, किसी चीज को हमने ऊपर फेंक दिया, वो ऊपर ही जाती जाएगी, कभी नीचे नहीं आएगी जब तक कि कोई फोर्स लगाकर उसे रोका ना जाए। लेकिन आप कहोगे ऐसा तो नहीं होता, हम तो बॉल को फेंकते हैं, सीधा फेंका हमने, ठीक है, फुटबॉल के ऊपर किक मारी, थोड़ी दूर जाने के बाद वो रुक जाती है, अपने आप नहीं रुकती, एक फोर्स उसे रोकता है। कौन सा फोर्स है वो, फ्रिक्शनल फोर्स। अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा तो वो ऑब्जेक्ट लगातार चलती ही रहेगी। ठीक है, इसी तरह से किसी बॉल को हमने ऊपर फेंका, वो ऊपर ही जाती जाएगी, कभी रुकेगी नहीं जब तक कि फोर्स उसे ना रोके। अर्थ के ऊपर कौन सा फोर्स उसे रोक रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। बॉल को हमने ऊपर फेंका, बॉल ऊपर गई, एक स्टेज ऐसे आएगी कि बॉल ऊपर जाना बंद हो जाएगी और अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स उसे अपनी तरफ खींचेगी, अब वो नीचे आना स्टार्ट हो जाएगी। अगर हम स्पेस में जाके किसी चीज को ऊपर फेंकेंगे तो वो ऊपर ही जाती जाएगी, नीचे नहीं आएगी। ठीक है, अगर कोई स्पेस में क्रिकेट खेलता है और उसने जो है ऊंचा शॉट मारा, ठीक है, तो बॉल नीचे नहीं आएगी, कैच करने के लिए इंतजार करते रहोगे, नीचे नहीं आएगी, वो ऊपर ही जाती जाएगी। उसको पकड़ने के लिए हमें ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए स्पेस में क्रिकेट नहीं खेला जाता। ठीक है, तो ये जो है एक तरह से एग्जांपल है न्यूटन्स कौन सा लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, मैं फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, अब जो है मेरे साथ साथ आप इसको बिल्कुल मेमोराइज करेंगे, लर्न करेंगे। ठीक है, क्या कहा गया न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में, एन ऑब्जेक्ट
at rest will remain at rest, and an object in motion will remain in motion in same direction unless and until some external force is applied on it. फोर्स कैसा होना चाहिए? एक्सटर्नल, इंटरनल नहीं। ठीक है, इसको भी हम एक तरह से जो है देखते हैं। क्या एग्जांपल है? एग्जांपल ये है कि जो है 20-25 लोग हैं, एक बस में बैठे हुए हैं। ठीक है, बस जो है वो रुक गई। अब उस ड्राइवर ने कहा कि आपको धक्का मारना है बस को। ठीक है, सभी जो है जो 25 लोग बस के अंदर बैठे हुए थे, बस को धक्का मार रहे हैं, अंदर से धक्का मार रहे हैं। क्या बस मूव करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि वो फोर्स इंटरनल है। बस के अंदर ही बैठे हैं और अंदर से ही धक्का मार रहे हैं, ये इंटरनल फोर्स का एग्जांपल हो गया। वो बस मूव नहीं करेगी। वही 25 आदमी अगर बाहर निकलकर बस को धक्का मारेंगे तो बस मूव कर जाएगी। ये एग्जांपल है एक्सटर्नल फोर्स का। ठीक है, मेरे ख्याल से अब हर एक बच्चे को क्लियर हो गया होगा बिल्कुल एक एक चीज, इस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। इंटरनल फोर्स क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, हर चीज। ये था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, और इसको हम एक और लॉ के नाम से जानते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इस लॉ को पहले एक और साइंटिस्ट ने दिया था, इटली के साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गैलीलियो गैलीली। ठीक है, इटली में जगह है रोम, और वहां पर टावर थी पहले बहुत सारी, अभी भी हैं। और वहां से जो है उसने कोई चीज ऊपर से नीचे गिराई। ठीक है, उसने फिर ये लॉ दिया था कि कोई ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगा, जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो मोशन में रहेगा ड्यू टू इनर्शिया। ठीक है, इस लॉ को पहले जो है गैलीलियो ने दे दिया था और इसको इसने नाम दिया था लॉ ऑफ इनर्शिया। हमारे सामने एक नया वर्ड आया है, इनर्शिया। क्या है इनर्शिया? इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है जो अपने अंदर किसी भी चेंज का अपोज करती है, अपने अंदर चेंज नहीं होने देना चाहती। उस प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया कहते हैं। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। अगर हम उसको मोशन में लेकर आएंगे तो वो उसका अपोज करेगा। ठीक है, दो पत्थर हैं, एक पत्थर 1 किलो का है, एक पत्थर 50 किलो का है, दोनों रेस्ट में रखे हुए हैं। हम उनको मोशन में लाना चाहते हैं, वो मोशन में आने का अपोज करेंगे, जल्दी से मोशन में नहीं आएंगे। मोशन में लाने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, और जितना ज्यादा उनका मास होगा उतना ही ज्यादा हमें क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। एक पत्थर 1 किलो का है, एक पत्थर 50 किलो का है। जो 50 किलो का पत्थर है उसका इनर्शिया ज्यादा है, वो अपनी पोजीशन में चेंज होने का अपोज ज्यादा करेगा, इसलिए हमें उसको मूव करवाने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना होगा। ठीक है, तो एक नई चीज हमारे सामने आई, इनर्शिया। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी विच अपोजेस द चेंज इन स्टेट। अपनी स्टेट में चेंज नहीं होने देना चाहिए। अगर हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो हमारे पास टेनिस की बॉल है जिसका वजन लगभग 50 ग्राम के आसपास होता है। ठीक है, वो बॉल आपके पास किसी ने फेंकी। ठीक है, आप आराम से हाथ पकड़ के उसे रोक लो, क्योंकि उसका मास कम है, इनर्शिया कम है। ठीक है, उसी स्पीड से एक लोहे का गोला फेंका 2 किलो का आपकी तरफ, आप आगे से हट जाओगे। क्यों? क्योंकि उसको रोकने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, वो फोर्स आपके हाथों में नहीं है। उल्टा ही ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है वही आपके ऊपर फोर्स लगा देगा, नुकसान पहुंचा देगा। मतलब इनर्शिया जिस ऑब्जेक्ट का ज्यादा है वो अपनी पोजीशन में जल्दी से चेंज नहीं होने देना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है नई डेफिनेशन हमारे पास आई है इनर्शिया। अब हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से रिलेटेड सब चीजों को बोर्ड के ऊपर स्टडी करेंगे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब ये साथ साथ आपको लर्न करना है बिल्कुल, और इस तरह से लर्न होना चाहिए कि एग्जाम तक याद रहे। क्या कहा गया इसमें? इट स्टेट्स दैट एन ऑब्जेक्ट at rest will remain at rest, and an object in motion will remain in motion।
जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगी, जो मोशन में है वो मोशन में रहेगी, इन सेम डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में मूव कर रही थी उसी डायरेक्शन में मूव करती रहेगी। कब तक? अनलेस एंड अनटिल सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, जब तक कि हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, फिर दोबारा से देख लीजिए। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल रिमेन इन मोशन इन सेम डायरेक्शन। कब तक? अनलेस एंड अनटिल सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। ये है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, और इसी तरह से लॉ ऑफ इनर्शिया भी इसको कहा जाता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को। हमारे सामने एक नया वर्ड आया, इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इट इज द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मतलब कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, गुण। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच अपोजेज, किस चीज का अपोज करती है? विच अपोजेज द चेंज इन स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की स्टेट में चेंज का अपोज करेगी। मतलब जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो रेस्ट में रहना चाहेगा, मोशन वाला ऑब्जेक्ट मोशन में ही रहना चाहेगा। मास इज द measure of inertia, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। मोर मास, जितना ज्यादा मास मोर इनर्शिया। जैसे एक हमारे पास पत्थर है 1 किलो का, वो रेस्ट में है। ठीक है, एक हमारे पास पत्थर है 50 किलो का, वो भी रेस्ट में है। हमें दोनों को मूव करवाना है। जो 50 किलो वाला पत्थर है उसको मूव करवाने के लिए हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, इसका इनर्शिया ज्यादा है, क्योंकि ये अपनी पोजीशन में चेंज होने का अपोज ज्यादा करेगा। 1 kg वाले का इनर्शिया लेस है। तो ये इनर्शिया की डेफिनेशन हो गई। इनर्शिया के 3 टाइप हैं। व्हाट आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया? सबसे पहले इनर्शिया ऑफ रेस्ट। 3 टाइप इनर्शिया की। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया की स्पेलिंग ठीक कर लेंगे, INER आएगा, ये TIA, और कहीं भी है तो उसको भी ठीक कर लेते हैं, INERTIA। इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। 3 टाइप की इनर्शिया है। मतलब क्या है समझ लीजिए। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, रेस्ट में ही रहना चाहेगी। इनर्शिया ऑफ मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, मोशन में है, तो वो मोशन में ही रहना चाहेगी। एंड थर्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, जो ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो उसी डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा। मेन जो बात है, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। ठीक है, एक कोई जो है 5 किलो का ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ है, एक 500 किलो का पत्थर मूव करता हुआ है। ठीक है, इसका इनर्शिया ज्यादा है, ये ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा। तो ये सारी बातें जो है वो इनर्शिया को लेकर थी। तो इस तरह से हमने आज चैप्टर की स्टार्टिंग की और एक आसान सा टॉपिक पढ़ा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट क्लास में न्यूटन सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। लेकिन ध्यान रखना सभी बच्चे, ये जो चैप्टर है ये असली फिजिक्स है, जिसमें हम चीजों को रीजनिंग बेस्ड पे एनालाइज करते हैं, दिमाग लगाते हैं, डेरिवेशंस आएंगी इसमें, चीजों को प्रूव करना कि ये चीज ऐसे क्यों हो गई। तो इस चैप्टर को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। मैं फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, जिन बच्चों ने मोशन चैप्टर नहीं किया हुआ
वो उसकी वीडियो देख लें। उनके पास लिंक नहीं है तो मुझसे एक तरह से लिंक मंगवा लें, ठीक है। फिर भी कोई डाउट रहता है तो मुझसे डाउट पूछ लें, मैं किसी भी तरह जो है उनके डाउट को क्लियर करूंगा। लेकिन आपके मन में जो है इससे जो पहले वाला चैप्टर है मोशन चैप्टर, उससे रिलेटेड कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, थैंक यू।